ये वो चेहरा है जो सामने ना होकर भी पूरे देश के लिए साल का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। इस चेहरे का ना तो कोई नाम जानता था, ना ही चेहरा पहचानता था, लेकिन बावजूद इसके वो इंसाफ की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। वो महिलाओं की आवाज बन गई, वो देश की आवाज बन गई। 23 साल की गैंगरेप पीड़ित लड़की ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 तारीख को आखिरी सांस ली। वो 13 दिन तक जिंदगी की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन आखिर में आई उसकी मौत की खबर। गैंगरेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जनता इंसाफ की मांग लिए सड़कों पर उतर आई। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाई। अपनी जीत के साथ मोदी ने यह साबित कर दिया कि गुजरात में जीतने के लिए उन्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए। बीजेपी को पिछली बार से 2 सीटें कम 115 मिली हैं, लेकिन ये बहुमत से कहीं ज्यादा है। मैं हैरान था, अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे। पूरे साल मोदी इस बात के लिए चर्चा में रहे कि अगर वो जीते तो दिल्ली में पीएम पद के मजबूत दावेदार होंगे। मोदी के तीसरी बार गुजरात में जीत के बाद पीएम पद के लिए गुना भाग का गणित और तेज हो गया है। दो 2012 में लगभग पूरे साल सुर्खियों में छाए रहे अरविंद केजरीवाल। राजनीति कर रहे हैं। पूरे साल अरविंद केजरीवाल देश के लिए मुद्दे तय करते रहे। केजरीवाल का राजनीति में आने का फैसला सुर्खियां बना। राजनीति में आने के फैसले के साथ ही अन्ना और केजरीवाल के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आए वो आरोप जो अरविंद ने बारी बारी रॉबर्ट वाड्रा से लेकर मुकेश अंबानी तक लगाए। सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आपने तो सारा देश लूट लिया, कुछ तो शर्म करो। केजरीवाल के इस तरीके को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आदमी पर निशाना लगाते हैं और कुछ दिन बाद एजेंडा बदलकर किसी दूसरे को अपने निशाने पर ले लेते हैं। केजरीवाल ने देश के सबसे ताकतवर परिवार को निशाने पर लिया। पहली बार किसी ने सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर उंगली उठाई। रॉबर्ट वडेरा जी ने 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के कई मंत्रियों ने इस मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। साल 2012 में एक और नाम सुर्खियों में आया। ये नाम था महाराष्ट्र की अंजलि दमानिया का। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले की जमीन को लेकर बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर गंभीर आरोप लगाए। अंजलि ने आरोप लगाया कि वो घोटाले की शिकायत लेकर बीजेपी अध्यक्ष गडकरी से 3 बार मिली थी। अंजलि के मुताबिक गडकरी ने उनसे कहा था कि वो नहीं चाहते कि सिंचाई घोटाला उजागर हो, क्योंकि शरद पवार से उनके कारोबारी रिश्ते हैं। नितिन गडकरी जी ने कैमरा पर आकर या फ्लैश में कहा है और स्टेटमेंट किया कि वो अंजलि दमानिया को जानते ही नहीं है और वो कभी मुझसे मिले ही नहीं है, तो ये सुनकर शॉकिंग जरूर लगा था, क्योंकि मैं उनको 3 बार मिल चुकी हूँ। गडकरी ने आरोपों से साफ इनकार किया और अंजलि दमानिया को कानूनी नोटिस भेजा। एक वक्त में बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए बीजेपी ने पार्टी के संविधान में संशोधन करके गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था। उसी पार्टी में साल 2012 में गडकरी के खिलाफ आवाजें उठने लगी। I have been hearing all kinds of allegations made against him and his integrity, and I said that, well, if I were in his position, I would resign. गडकरी की कई कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगना शुरू हुआ। जांच शुरू हुई तो कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए।
नतीजा, दोबारा अध्यक्ष बनने की राह पर गडकरी की राह मुश्किल हो गई। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के सिंचाई घोटाले पर खुलासे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा था। सिंचाई घोटाले में नाम आने से नाराज होकर अजीत पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्माई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई और उन्होंने दोबारा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2012 में सिर्फ अजीत पवार ही विवादों में नहीं रहे। अजीत पवार के चाचा और देश के कृषि मंत्री शरद पवार पर भी कई आरोप लगे। आरोप लगाए महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर वाईपी सिंह ने। वाईपी सिंह ने आरोप लगाया कि शरद पवार ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुणे के पास लवासा प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने का काम किया और इसके साथ ही पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और दामाद को भी फायदा पहुंचाया। क्विड प्रो क्यो यानी मुफ्त में जमीन दी गई, अपने रिश्तेदार को दी गई। उस जमीन को एकाएक उसकी जो कॉर्पोरेशन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए हो जाती है, उसका 10% शेयर जो है लगभग नगण्य मूल्य में बेच दिया गया। कहाँ गया वो पैसा? हालांकि शरद पवार ने इन तमाम आरोपों को गलत बताया। जब आप चाहते कि आप यहाँ भाषण देना चाहते, पहले बताइए। If this continues, it's over. If this continues, it's over. Stop pointing at me. Stop pointing at me. You stop pointing at me. साल 2012 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की इन तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ये तस्वीरें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जहां खुद पर लगे आरोपों की सफाई देते हुए आपा खो बैठे थे सलमान खुर्शीद। न्यूज चैनल आज तक ने सलमान खुर्शीद के जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। सलमान खुर्शीद ने चैनल पर 250 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी ठोका। वहीं केजरीवाल ने भी खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया और फिर खुर्शीद के क्षेत्र फर्रुखाबाद में जाकर धरना दिया, लेकिन खुर्शीद एक बार फिर आपा खो बैठे। बाबा रामदेव काले धन के खिलाफ 9 अगस्त से रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे थे। साल 2011 के आंदोलन से अलग साल 2012 बाबा रामदेव के लिए जीत लेकर आया। अनशन शुरू होने के 4 दिन बाद रामदेव ने संसद के घेराव का ऐलान किया और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रामदेव को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें बुराड़ी जेल ले जाना चाहती थी, लेकिन भारी हुजूम की वजह से दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। मजबूरन अंबेडकर स्टेडियम के गेट खोलने पड़े। यहाँ भी बाबा रामदेव की ही चली। 15 अगस्त पर सुरक्षा कारणों की वजह से 14 अगस्त को बाबा रामदेव ने अनशन तोड़ दिया। इस बीच बाबा रामदेव के खिलाफ कई एजेंसियों ने अपनी जांच भी शुरू कर दी। – 2012 में सीएजी विनोद राय हीरो बनकर सामने आए। विनोद राय ने मनमोहन सरकार के कार्यकाल में हुए कई बड़े घोटालों का खुलासा किया। विनोद राय घोटाले के आंकड़ों के साथ सीएजी रिपोर्ट पेश करते रहे। विनोद राय की रिपोर्ट से कांग्रेस और सरकार तिल मिला गई। सीएजी पर सवाल उठाए गए तो विनोद राय भी चुप नहीं रहे। साल 2012 में पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का नाम भी खूब चर्चा में रहा। पहले उम्र विवाद को लेकर तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल सिंह और सरकार के बीच तकरार हुई। वीके सिंह देश के ऐसे पहले थल सेना अध्यक्ष रहे जिन्होंने सरकार को ही कटघरे में ला खड़ा किया। उम्र विवाद को लेकर वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। ये विवाद खत्म हुआ तो जनरल वीके सिंह नए खुलासे के साथ सुर्खियों में आ गए। जनरल ने खुलासा किया कि सेना के पूर्व अधिकारी ने उन्हें 14 करोड़ घूस की पेशकश की थी। उसके बाद जनरल वीके सिंह के उस पत्र पर खूब विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने पीएम को लिखा था कि सेना के पास हथियारों की काफी कमी है। अपने पद से रिटायर होने के बाद वीके सिंह रामदेव और अन्ना के आंदोलन में भी नजर आए थे। साल 2012 में यूपीए और तृणमूल के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। कभी राष्ट्रपति के नाम पर समर्थन देने को लेकर तकरार, तो कभी पेट्रोल डीजल के बड़े दाम को लेकर ममता के समर्थन वापसी की धमकी। विदेशी किराना, डीजल और गैस सिलेंडर के मुद्दे पर अपनी मांग पूरी न होने के बाद ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मैडम स्पीकर,
I rise to present the railway budget for 2012-2013. 2012 में एक और दिलचस्प घटना हुई। रेल मंत्री को रेल बजट पेश करने के बाद ही इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। ये रेल मंत्री टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी थे। 14 मार्च को बतौर रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अपना पहला रेल बजट पेश किया था और 8 साल बाद रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। लेकिन ममता बनर्जी को दिनेश त्रिवेदी का रेल किराए में बढ़ोतरी का फैसला नागवार गुजरा। ममता ने कहा कि उन्हें फैसले की जानकारी नहीं दी गई और ममता के गुस्से का शिकार हुए दिनेश त्रिवेदी। कांग्रेस सरकार में संकट मोचक रहे प्रणब मुखर्जी इस साल खूब चर्चा में रहे। कभी रेल बजट में ममता के मंत्री दिनेश त्रिवेदी से अपना रेल बजट बनवाना, तो कभी कड़े आर्थिक फैसले लेना। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आए राष्ट्रपति चुनावों के दौरान। एनडीए ने प्रणब के खिलाफ पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन एनडीए के घटक दलों में से भी प्रणब को समर्थन मिला और वो देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए। पूरे साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खामोशी को जनता से लेकर विपक्ष तक कोसता रहा। पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन मनमोहन चुप रहे। उन्होंने खामोशी तोड़ी भी तो सिर्फ इतना कहा, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। देश से लेकर विदेश तक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की आलोचना होती रही, लेकिन साल के आखिर में कुछ कड़े फैसले लेकर पीएम ने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। The government has been firm, consistent and clear in its stand on the matter. एफडीआई को तमाम विरोध के बावजूद भी मंजूरी दिलाई और गैस सब्सिडी के मामले में भी हाय तौबा मचने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। साल 2012 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बीमारी के बारे में काफी चर्चा होती रही। सोनिया गांधी के इलाज को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। 4 अगस्त को पार्टी ने औपचारिक रूप से सिर्फ इतना बताया कि सोनिया गांधी का अमेरिका में ऑपरेशन हुआ है। सोनिया के साथ उनकी बेटी प्रियंका भी अमेरिका गई हुई थी। सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में देश में अन्ना के आंदोलन के साथ कई दूसरे मुद्दों पर पार्टी और सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस साल सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई। साथ ही प्रमोशन में आरक्षण बिल पर सोनिया ने मंत्री से ड्राफ्ट छीनने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हाथी को हराकर मुलायम की साइकिल आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी की इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव के रूप में मिला ऊर्जा से भरा एक युवा मुख्यमंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एसपी को पूर्ण बहुमत मिला था। अखिलेश यादव ने सीएम बनते ही योजनाओं की बौछार लगा दी। जो योजनाएं लागू होंगी वो पूरी की पूरी सिफारिशें लागू करेगी समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश सरकार कभी एक कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे नजर आई। अखिलेश के अनुभव को लेकर भी उत्तर प्रदेश में चर्चाएं होती रही। राजनीति की दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका को एक बार फिर जीत लिया। ओबामा लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। ये पहली बार है जब कोई डेमोक्रेट लगातार दूसरी बार 50% से ज्यादा मतों के साथ राष्ट्रपति बना हो। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया कि ओबामा की पिछली जीत अचानक नहीं हो गई थी। भारत के लिए ओबामा की जीत का मतलब है अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका और पाकिस्तान पर नियंत्रण। सदाबहार अभिनेत्री के तौर पर चर्चित रेखा इस साल चर्चाओं में रहीं अपनी राज्यसभा सदस्यता को लेकर। औपचारिक ऐलान के बाद रेखा को राज्यसभा में 99 नंबर की सीट दी गई, तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन ने अपना सीट नंबर 91 से 143 करा लिया। अपने दौर की 2 बड़ी अभिनेत्रियों के बीच राज्यसभा में सीट का ये फेरबदल राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक चर्चा की वजह बना।
साल 2012 में अमिताभ चर्चा में रहे बोफोर्स मामले में क्लीन चिट मिलने को लेकर भी। बोफोर्स घोटाले की जांच से जुड़े रहे स्वीडन के पूर्व पुलिस चीफ स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने दावा किया कि अमिताभ का नाम राजनीति के तहत प्लांट किया गया था। बोफोर्स में अमिताभ का नाम आने के बाद ही अमिताभ ने राजनीति से तौबा कर ली थी। और 10 के नोट की गड्डी नई जिन्होंने नहीं रखी है वो अपने अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं। अपने अजीबोगरीब उपायों से लोगों को मुसीबत से निजात दिलाने का दावा करने वाले निर्मल बाबा साल 2012 में खुद ही मुसीबत में घिर गए। साल भर में निर्मल बाबा के खिलाफ कई शहरों में शिकायतें दर्ज हुई। हालांकि उनके भक्तों के एक बड़े वर्ग पर इसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आया। इस साल देवी की तरह पूजे जाने वाली राधे मां के प्रति एकाएक बढ़ती आस्था ने सबको चौंकाया। लाल पहनावे और सोने हीरे के आभूषण धारण करने वाली राधे मां के भक्त दावा करते हैं कि वो बोलती नहीं लेकिन हर मुश्किल को हल कर देती हैं। राधे मां और उनके कथित चमत्कारों को लेकर सवाल खड़े हुए तो इलाहाबाद के जूना अखाड़े ने राधे मां को दिया महामंडलेश्वर का पद निलंबित कर दिया। अब खबर है कि अखाड़े ने जांच के बाद राधे मां को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस बंदोबस्त के साथ एकदम गुपचुप तरीके से उसे इसी एरोडा जेल में लाया गया और अजमल आमिर कसाब को सुबह 7:30 बजे इसी जेल में जो है फांसी दे दी गई है। 26/11 मुंबई हमले के दोषी और इकलौते जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल आमिर कसाब को इस साल फांसी दे दी गई। 5 नवंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 21 नवंबर को इंसानियत के दुश्मन को फांसी दे दी गई। सत्रह नवंबर को दिल्ली के इसी फार्म हाउस में शराब के अरबपति कारोबारी गुरदीप सिंह उर्फ पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की मौत पुलिस के लिए पहली बन गई। पहले कहा गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गोली से मारा है। अब पुलिस एक बड़ी साजिश की बात कह रही है। तफ्तीश के आधार पर पुलिस ने पोंटी के करीबी सुखदेव सिंह नामधारी को आरोपी माना है, जो घटना के वक्त फार्म हाउस में मौजूद था। दो 2012 में सिरसा का बाहुबली विधायक गोपाल कांडा भी सुर्खियों में रहा। हरियाणा की राजनीति में कभी कांडा का सिक्का चला करता था, लेकिन एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी केस में कांडा सलाखों के पीछे चला गया। एक सीडी की वजह से कांग्रेस के जाने माने नेता अभिषेक मनु सिंह भी इस साल चर्चा में रहे। एक कथित सेक्स सीडी ने सिंघवी की जिंदगी में ऐसा तूफान खड़ा किया कि उन्हें कांग्रेस का प्रवक्ता पद छोड़ना पड़ा। संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से भी सिंघवी ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सीडी विवाद पर मीडिया से कभी खुलकर बात नहीं की। अपने कार्टूनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लहर पैदा करने निकले थे असीम त्रिवेदी, लेकिन उनके तीखे कार्टूनों ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि देशद्रोह के आरोप में जेल की सैर तक करनी पड़ी। हालांकि बाद में आरोप वापस ले लिए गए। इस विवाद ने असीम को बैठे बिठाए पहचान दिला दी। हाल ही में टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में दिखे असीम त्रिवेदी। मुंबई से सटे ठाणे की शाहीन ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर मुंबई बंद को लेकर सवाल उठाए। इस कमेंट को शाहीन की एक दोस्त ने लाइक किया और उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने धारा 66A के तहत दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। देखते देखते विवाद इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र सरकार को आरोप वापस लेने पड़े। साल के जाते जाते गुजरात में मोदी का मैजिक तो चल गया, लेकिन उनकी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी के लिए ये साल बुरा गुजरा। 2002 में हुए नरोडा पाटिया दंगों के मामले में जिन 32 लोगों को दोषी करार दिया गया, कोडनानी उनमें से एक रही।
साल 2012 गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली पर भी भारी गुजरा। मोका की विशेष अदालत ने शिवसेना नेता और पार्षद रहे कमलाकर जामसांदेकर की हत्या के मामले में गवली को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। चार्जशीट के मुताबिक जमीन विवाद के चलते 2008 में पार्षद को मारने के लिए गवली गैंग को 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ये पहली बार है कि जब गवली पर कोई आरोप साबित हो पाया है। इस साल जिन घटनाओं ने रोंगटे खड़े किए उनमें जांबाज आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार की हत्या भी शामिल है। नरेंद्र मध्य प्रदेश के मुरैना में तैनात थे और खनन माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे थे। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। नरेंद्र कुमार की मौत ने देश में खनन माफिया की गुंडागर्दी के मुद्दे को और गर्म कर दिया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साल 2012 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राजेश खन्ना को विदाई देने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया था, लेकिन राजेश खन्ना अपने पीछे 180 फिल्मों का तोहफा ही नहीं छोड़ गए हैं, बल्कि उनके पीछे रह गया है एक विवाद भी। अनीता आडवाणी का दावा है कि वो राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में पत्नी की तरह उनके साथ थी। इस बात का दावा करते हुए उन्होंने अदालत में 50 करोड़ रुपए मुआवजे की याचिका भी डाली है। इस साल बाल ठाकरे दुनिया से रुखसत हो गए। बाल ठाकरे ने मराठी मानुस के मुद्दे को उठाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाई थी। 17 नवंबर को बाल ठाकरे का निधन हुआ तो जनता सड़कों पर उतर आई। छोटे पर्दे के हनुमान दारा सिंह भी साल 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हिंदी फिल्मों को नया रूप देने वाले यश चोपड़ा भी इसी साल दुनिया से रुखसत हो गए। यश चोपड़ा ने फिल्म जब तक है जान से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन फिल्म रिलीज होने से 23 दिन पहले वो इस दुनिया से चले गए। एक डेंगू मच्छर के काटने पर उनकी बिगड़ी हालत को संभाला नहीं जा सका। कहा जाता है कि उनकी फिल्मों की वजह से ही अमिताभ बने। मेरे पास कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। शाहरुख खान को बादशाह बनाने में भी यश चोपड़ा का ही हाथ था। किंग ऑफ गुड टाइम विजय माल्या के लिए साल 2012 बेहद बुरा रहा। ये पहली बार हुआ जब उनके कर्मचारी ही उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वजह महीनों से बकाया वेतन। वेतन न मिलने के कारण पायलट और इंजीनियरों ने हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद किंगफिशर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। 1 अक्टूबर से किंगफिशर एयरलाइंस के विमानों ने उड़ान नहीं भरी है। बढ़ते कर्जे की वजह से विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रेवरीज में उनकी हिस्सेदारी भी बेचनी पड़ी। देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने रिटायरमेंट ले लिया है। टाटा समूह कंपनियों की प्रवर्तक टाटा सन्स ने साइरस पी मिस्त्री को अपना चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा कर दी। टाटा समूह की मालिकाना हक वाली कंपनी टाटा सन्स के निदेशक मंडल ने सेवानिवृत्त होने जा रहे अध्यक्ष रतन टाटा को सेवा मुक्त चेयरमैन का मानद पद देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। साल 2012 में क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई रहा तो वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन 2 वजहों से चर्चा में रहे। पहला तो उन्होंने साल 2012 में अपना 100वां शतक लगाया।
लेकिन साल 2012 सचिन की नाकामी के लिए भी याद किया जाएगा। पूरे साल चर्चा होती रही कि सचिन संन्यास कब लेंगे। और सचिन के चर्चा में रहने की दूसरी वजह थी उनका वनडे से संन्यास का ऐलान। सचिन ने 23 दिसंबर 2012 को वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया। सचिन की तरह भारतीय टीम के सबसे लकी और सफल कप्तान कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी भी पूरे साल अपनी नाकामी की वजह से चर्चा में रहे। साल 2012 में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के चलते भारतीय दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने भी संन्यास ले लिया। राहुल द्रविड़ भारत की तरफ से सचिन के बाद टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया से उम्मीद की खबरें लेकर आए चैंपियन युवराज सिंह। युवराज सिंह ने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई कामयाबी के साथ लड़ी और फिर से क्रिकेट के मैदान पर नजर आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में युवी करीब 10 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरे और पहले ही मैच में 26 गेंदों पर 34 रन जड़कर वापसी का ऐलान कर दिया। That's a typical Virat Kohli shot, and the timing is so... Slow delivery, beautifully picked up. One bounce, two bounce into the fence. साल 2012 की शुरुआत में क्रिकेट की दुनिया में एक विराट सितारा भी उदय हुआ। जनवरी 2012 भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बोनस पॉइंट के साथ हराना था, लेकिन श्रीलंका ने 320 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। नतीजा तूफान, विराट तूफान। होबार्ट के मैदान पर विराट ने सिर्फ 86 गेंदों पर 133 रन बना डाले, बल्कि विराट कोहली साल 2012 में 5 वनडे शतक और 3 टेस्ट शतक लगा चुके हैं। साल 2012 में विराट को आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया। साल 2012 में पहली बार विराट को टेस्ट कप्तान बनाए जाने की सुनील गावस्कर ने मांग की। अरे धम 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 धड़म धड़ैया रे, सबसे बढ़े लड़ैया रे, लंदन ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय लड़ाकों की दिलेरी ने इस बार लंदन ओलंपिक को यादगार बना दिया। बैडमिंटन, बॉक्सिंग और कुश्ती के खेलों को मिलाकर भारत ने कुल 6 मेडल जीते और कोशिश के साथ ही उठा दिया, उन्होंने पीछे गिराया। इनमें से 2 मेडल भारतीय पहलवानों ने हासिल किए। पहलवान सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रचा। पहलवान योगेश्वर दत्त पिछली बार बेशक चूक गए, लेकिन इस बार वो भी भारत के लिए हीरो बनकर उभरे। मैरी कॉम पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने बॉक्सिंग में पदक जीता। निशानेबाजों ने भी भारत को 2 मेडल दिलाए। विजय कुमार ने सिल्वर जीता। गगन नारंग की मेहनत भी ओलंपिक में काम आई। साइना नेहवाल ने पहली बार बैडमिंटन में भारत को मेडल दिलाया। इस साल ओलंपिक से पहले जोड़ी बनाने को लेकर लिएंडर पेस सुर्खियों में रहे। लिएंडर पेस ने कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाने की हालत में लंदन ओलंपिक से हटने की धमकी दे डाली। दरअसल पेस के साथ खेलने से महेश भूपति और रोहन बोपन्ना ने मना कर दिया। ये विवाद सुर्खियों में रहा और आखिरकार सानिया मिर्जा के साथ पेस की जोड़ी बनी। लेकिन ओलंपिक में कोई भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाया। दुनिया के मशहूर साइकिलिस्ट और युवराज सिंह के प्रेरणा स्रोत लांस आर्मस्ट्रॉन्ग साल 2012 में खूब चर्चित रहे। इस साल 7 बार टूर दी फ्रांस के चैंपियन साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग से उनके जीते गए सभी टाइटल 24 अगस्त 2012 को वापस ले लिए गए। साथ ही उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया। उन पर प्रतिबंधित दवाएं लेने का आरोप था, जिसके खिलाफ लांस ने कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया में कैंसर के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक रहे हैं।
इस साल फिल्मी दुनिया के किसी सितारे ने अगर पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ी तो वो है आमिर खान। छोटे पर्दे पर आमिर खान ने सत्यमेव जयते में ऐसे मुद्दे उठाए कि सभी सितारों की चमक फीकी पड़ गई। आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाकर उन्होंने भारत को जगाने की कोशिश की। बहुत सारे जुर्म हैं जो हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन एक जुर्म ऐसा है जो हम अकेले नहीं कर सकते, वो है कन्या भ्रूण हत्या। इस जुर्म में हमें एक साथी की जरूरत पड़ती है और वो साथी होता है एक डॉक्टर। एबीपी न्यूज ने भी आमिर खान के साथ मिलकर असर शो की शुरुआत की। मैं यहीं आपके एबीपी न्यूज पे आऊंगा। इस साल आमिर की फिल्म तलाश हिट तो हुई, लेकिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाई। झूठी है, पहचाने झूठी है। स्वागत नहीं करोगे आप? आमिर ने देश को हिलाया तो बड़े पर्दे को सलमान ने हिला दिया। दबंग का सीक्वल दबंग 2 भी इसी साल रिलीज हुआ। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी। साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। वहीं एक था टाइगर भी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सलमान ने साबित किया कि फिलहाल बॉलीवुड में उनका ही राज चल रहा है। साल 2012 में शाहरुख खान की एक और फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। मिला 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 आँख मिला, लगा 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 आग लगा। जरा 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 पास तो आ, खुशामदीद मरहबा। लेकिन साल 2012 में शाहरुख चर्चा में रहे वानखेड़े स्टेडियम में सुरक्षा गार्डों के साथ हाथापाई और गाली गलौज के कारण। साल 2012 बॉलीवुड की डर्टी गर्ल विद्या बालन के नाम रहा। पहले तो डर्टी पिक्चर में उनका किरदार हिट हुआ, जिसमें उन्होंने सिल्क स्मिता के किरदार में जान डाल दी थी। इस रोल की बदौलत ही विद्या बालन को अभिनय का नेशनल अवार्ड मिला और फिर साल के आखिर में विद्या बालन ने यूटीवी के सीईओ सिद्धार्थ राय कपूर के साथ अपना घर बसा लिया। साल 2012 में बॉलीवुड में एक और घर बसा। इस साल सैफ अली खान और करीना कपूर ने भी शादी करके घर बसा लिया। साल 2012 के चर्चित चेहरों में शुमार हैं पॉर्न स्टार सनी लियोनी, जो अब बॉलीवुड अभिनेत्री बन चुकी हैं। उन्हें जिस्म 2 की हीरोइन बनाकर भट्ट कैंप ने नया प्रयोग किया। टीवी शो बिग बॉस की प्रतियोगी रह चुकी सनी लियोनी फिलहाल मुंबई में डेरा जमाए हैं और कई हिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं। भारत समेत दुनिया में इस साल गंगनम का जादू खूब चला। दक्षिण कोरिया के किशोर कुमार PSY के म्यूजिक एल्बम गंगनम की धुन पर पूरी दुनिया नाचती नजर आई।